थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं। अब ये उनके भाई साहब जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं, ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? अब समझ गए? ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहां से पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज, और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले ले। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया? ये सुन लिया? मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो वैसे मैं मरियम को दाद दूंगा, मैं आज उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सुने सुने क्यों? कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो या तो दादा कोई और था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं मेरी कौम आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है। फ्रॉडिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाओ। आसिफ जरदारी। अब आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हम सब जानते हैं। अब ये सुने, इसने $60 मिलियन जो होता है 13 अरब रुपया, 13 अरब रुपया इसने स्विट्जरलैंड में रखा हुआ था। मुशर्रफ की हुकूमत ने जब पता चला तो मुशर्रफ की हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की और वो जो पैसा था
वो कानूनी कार्रवाई के बाद वो पाकिस्तान को आना था, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि इनको दोनों को एनआरओ दे दिया और माफ कर दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ का पैसा ही नहीं था माफ करने के लिए। मेरी तरह के लोगों ने शोर मचाया कि कैसे आप माफ कर सकते हैं, पैसा तो कौम का था। तो 13 अरब रुपया इनका माफ हुआ। अब ये जरदारी डर गया, इसने एम्बेसडर को भिजवाया, बर्तानिया से एम्बेसडर को स्विट्जरलैंड भिजवाया, ये तब प्रेसिडेंट था, और इसने वो सारे सबूत खत्म किए। जरा ये देखें, ये स्विट्जरलैंड में ये इंतहाई खुफिया और पुरस्कार ड्रामा जेनेवा में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पीर को सुबह 9 बजे वाजिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर एहलकार दानिश्वर मलिक जेनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के एहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के मजबूत शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक जेनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक पी से मुकदमात के असल सबूत वापस मांगे गए, जिस पर वकील ने यह कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमात में मुल्जिम है। तो ये जब ये एनआरओ मिला, बर्तानिया से जरदारी ने एम्बेसडर को भेजा, तब ये सदर था, वो जिनीवा गया, उसने सारे सबूत जो आप देख रहे थे, सारे सबूत उठा के, और 13 अरब रुपया जो कौम का चोरी हुआ था, वो सारे सबूत खत्म कर दिए। तो ये जो दो घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, इनको दोनों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। और ये जो दो घर हैं, ये पाकिस्तानियों गौर से सुन लें, ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। 20 साल जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। 20 साल। और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों चोर मिल गए, और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। 4 महीने में सारी कौम देखो कि उन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मैं अब आपसे जो सबसे संजीदा बात करना चाहता हूं वो ये, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आईएमएफ ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, माशरत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और पाकिस्तान में इंतशार का डर है, ये आईएमएफ कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ, इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया, तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से
इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, अच्छा सुनो, सो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर। इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा, उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरका दत्त को मिलता है, बरका दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो फैसलाबाद, अब मुझे पता है हिंदुस्तान का मैच शुरू होने लगा और पाकिस्तान का। इसी स्टेडियम में हिंदुस्तान के खिलाफ अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी थी। आज भी हम सोचते हैं कि हमारी इंशाल्लाह टीम अच्छी करेगी। तो मैं फैसलाबाद आपसे आखिर में, देखें जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं नौजवानों को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने मेरे साथ खड़ा होना है। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? माशाल्लाह और इंशाल्लाह। और मैं अपनी बहनों को भी खास तौर पे, क्योंकि हमारी ख्वातीन भी घरों में इनकलाब आ रहा है। दो तरह के इनकलाब होते हैं फैसलाबाद। एक इनकलाब होता है खूनी इनकलाब, जब ऊपर वो कब्जा कर लेती है एक ऐसी एलीट, एक ऐसा साहिब इक्तदार जो मुल्क का खून चूसते हैं, तो या उनको एक खूनी इनकलाब
जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, या वो खूनी इनकलाब से जाते हैं और या सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। तो हमने इंशाअल्लाह, हमने जिसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, हमने सबने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। और आप सब ने मेरे साथ मिलना है। मैं हूं आपका कप्तान, आप है मेरी टीम। और फैसलाबाद इलेक्शन भी आ रहा है, यहां एक इलेक्शन भी है, आपको पता है लोटों का। इस फैसलाबाद में भी 1-2 लोटे निकले हैं। तो एक तो आप सब ने मेरे से वादा करना है, हाथ खड़ा करके। अभी वादा क्या करना है कि कभी फैसलाबाद में लोटों को जीतने नहीं देना। और इंशाल्लाह जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सब ने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे। और इंशाल्लाह इस मुल्क में, इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करके एक अजीम कौम बनाएंगे। इंशाल्लाह वो कौम जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान से रिश्ता टूटा, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे हट गए, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इंसाफ नहीं किया। जब आप इंसाफ नहीं करते इंतशार होता है। और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तो हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। तो फैसलाबाद हमारा रिश्ता सारे पाकिस्तानियों का ला इलाहा इल्लल्लाह है। और हमारा अल्लाह से वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह के हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते। ना अमेरिकनों के सामने झुकते हैं, ना पैसे के सामने झुकते हैं, ना खौफ के बुत के सामने झुकते हैं, ना लालच के सामने झुकते हैं। हम एक खुददार कौम है, हम एक गैरतमंद कौम है। और इंशाअल्लाह हम एक दिन आएगा कि सारी दुनिया में हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।